हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आपने पिछली दो वीडियोस में एमएल के फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को कवर कर लिया होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सबसे इजी मॉडल जो एमएल में माना जाता है उसे बोलते हैं लीनियर मॉडल। हमने सारा पढ़ा कि लीनियर मॉडल में कोरिलेशन से हम कैसे सोचते हैं चीजों को बनाना, मॉडल को कैसे लगाते हैं, कैसे मैथमेटिक्स वहां पर काम करता है। ठीक है। अब लीनियर मॉडल तो हमने उसके बाद पढ़ा सेकंड में कि मल्टी लीनियर मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है। लीनियर मॉडल बोले तो जब हमारी दो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कोरिलेशन चेक होता है, उसी के बिहाफ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ क्योंकि उसी से हम आज दूसरा मॉडल डिराइव करने जा रहे हैं, उसी का ही सब पार्ट है। ओके। जो भी हमने आज तक पढ़ा है उसको लिख देते हैं कि हमने पढ़ा था लीनियर मॉडल, जिसमें हम कोरिलेशन निकालते थे, कोरिलेशन। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद मैंने पढ़ाया था बेस्ट फिट लाइन क्या होती है। फिर मैंने एक लाइन की इक्वेशन भी आपको बताई थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर c इज इंटरसेप्ट और m इज द स्लोप ऑफ अवर लाइन। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी लीनियर मॉडल होता है तो उसका कुछ ऐसा ग्राफ आपके पास होता है। ठीक है। और एरर क्या होती है कि अगर आपकी लाइन ये है, उस लाइन से आपकी जो प्रोडिक्टेड वैल्यू कितनी दूर है और एक्चुअल में जो होनी चाहिए थी उसको आपने चेंज को कहते हैं रेसिड्यूल। इसको आप कहते हो रेसिड्यूल, और इसी को हम निकालते हैं कि मॉडल कितना हमारा सही बैठा है, कितना गलत बैठा है। और एक और ध्यान दो, हमने उसके बाद पढ़ा था मल्टी लीनियर मॉडल। ठीक है। मल्टी लीनियर मॉडल क्या करते थे, हायर वर्जन ऑफ लीनियर मॉडल था जहां पर लीनियर मॉडल में हमारे पास सिर्फ और एक एक्स एंड वाई होती थी। यहाँ पर हम मल्टीपल एक्स लेते थे, मल्टीपल एक्स के साथ वाई की वैल्यू को डिसाइड किया जाता था। ठीक है। x1 x2 x3 उसको हम फीचर स्केलिंग के साथ डिटरमाइन करते थे। फीचर स्केलिंग के लिए अब REF की नाम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया करते थे। REF से हमें फीचर मिल जाते थे, किस फीचर पे हम अपना मॉडल का डेटा काम करेंगे। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो पिछली सारी तीन वीडियोस है, उनको जाके अपनी डाउट्स को क्लियर कर लेना। ठीक है। अब बताओ, ये जो दो मॉडल्स है हमारे पास, ये किस डेटा पे सेट बैठते थे, ये उसी पे बैठते थे ना जिसका कोरिलेशन था। मतलब अगर एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट कर रहा है तो उसकी आउटपुट इंटीजर आती थी। ठीक है। ओके। अब समझो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद हमारे पास एक आया क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कंसेप्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब ये क्या बोलता, रिग्रेशन माने तो वही बेस्ट फिट लाइन का कोरिलेशन। अब ये अगर कोरिलेशन का हमारे पास लीनियर मॉडल था, देन व्हाई वी शिफ्टेड टू लॉजिस्टिक मॉडल, ये समझना। ठीक है। अब मान लो अगर आपका एक्स हो गया नंबर ऑफ हॉर्स, और वाई हो गया कि क्या बच्चा पास हो रहा है, क्या बच्चा फेल हो रहा है। मान लो नंबर ऑफ हॉर्स है 1, 5, 8, 10 एंड 12। आउट ऑफ 12 12 घंटे के हिसाब से पढ़ाई दे रहे। और जो बच्चा हर दिन 1 घंटे पढ़ाई करता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पास होने की, वो नहीं, पास नहीं होगा। जो 5 घंटे पढ़ाई करता है वो भी पास नहीं होगा। मान लो मैंने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दी कि जो 6 घंटा या 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करेगा वही पेपर में पास होगा। एक्सेप्शनल फॉर दैट वो एक दिन में पढ़ के पेपर दे देते हैं। ओके। तो अब ये बच्चा पास हो रहा है, यस, ये बच्चा पास हो रहा है, यस, ये बच्चा पास हो रहा है, यस। तो हमें क्या पता होगा जब हमें आउटपुट मॉडल को देनी हो यस और नो में कि हमें तो ये यही डिसाइड करना है वो किस कैटेगरी में देता है। अब तुम्हारे पास लीनियर मॉडल क्या कहता था, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही थी वाई की वैल्यू बढ़ रही है। भाई वाई की वैल्यू बढ़ थोड़ी रही है, वो तो एक कैटेगरी में आ रहा है ना। अब वन भी एक कैटेगरी में है, ये भी एक कैटेगरी में, और हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से हमने उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आई होप इट इज क्लियर है ना। अब देखो, हमने इससे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमें वहीं पे यूज करना होता है जहां पर क्लासिफिकेशन फंक्शंस आ गए। क्लासिफिकेशन फंक्शन मीन्स टू व्हेन वी हैव टू when to divide into categories। जब हमें अपनी आउटपुट को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करना पड़ता है उसी को कहते हैं हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहां पर हमें नहीं पता लग रहा कि कोई पक्का फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से अगर एक्स में चेंज हो तो वाई भी एक इंटीजर आए। व्हेन योर आउटपुट इज अ कैटेगरिकल डेटा देन यू आर गोइंग टू यूज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके। अब समझते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो था वो कैसे फॉर्म में आया, कैसे बना लीनियर रिग्रेशन थे। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में चीजें एक दूसरे से डिराइव होती है, इसे भी डिराइव कर लेते हैं। अब देखो,
हमारे पास जैसे जैसे एक्स और वाई बढ़ रहा था लीनियर मॉडल में, तब तो ये एक लाइन बढ़ती जा रही थी, ठीक है। लेकिन इन सपोज अगर मैं कैटेगरी के हिसाब से देखूं, नो को मान लेते हैं, अब नो और यस है, नो और यस की हमें आउटपुट देनी है। सबसे बात तो ये समझो कि मशीन को नहीं पता कि नो क्या है यस क्या, तो हमने एनएलपी में देखा था इनकोडिंग, वन हॉट इनकोडिंग, लेबल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग या फिर वन हॉट इनकोडिंग से हम क्या करेंगे, मशीन को बता देंगे या फिर बैक्स ऑफ वर्ड से कि जेस का मतलब वन है, नो का मतलब जीरो है। उन्हें बिट्स में समझ आता है तो हम उस डेटा को पूरे के पूरे बिट्स में समझा देंगे। मैं साइड हो रही हूँ अगर आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है, ठीक है। हमने उस डेटा को बाइनरी फॉर्म में मशीन को समझा दिया कि कैसे उसे क्लासीफाई करना है, ओके। क्लासीफाई फंक्शन इसी को कहते हैं कि आप मशीन को कैसे रीडेबल करने चाहते हो, कि वो क्लासीफाई करे कि आउटकम्स क्या आने चाहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने एक लीनियर मॉडल से लॉजिस्टिक मॉडल क्यों शिफ्ट किया। मान लो मेरे पास अगर डेटा है एक्स एंड वाई, वाई की थ्रेशोल्ड मैंने डाल दी 6। अगर कोई बच्चा 1, 5, 8, 10 और 12, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया 0, यहाँ पर लिख दिया 1। अब अगर 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो वो यहाँ पर लाई करेगा। अगर कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो यहाँ पर लाई करेगा। 8 घंटे कर रहा है तो यहाँ पर लाई करेगा। एंड देन 10 घंटे कर रहा है तो यहाँ पर लाई करेगा। मीन्स आप देख सकते हो जो इनपुट्स है वो ऐसे स्कैटर प्लॉट में नहीं आएंगी, वो एक अलग ग्राफ बना रही। अगर आप एक बेस्ट फिट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना भी चाहो, क्या वो बेस्ट फिट लाइन यहाँ पर बन जाएगी? आर यू श्योर कि वो बेस्ट फिट लाइन यहाँ पर बनेगी? मैं यहाँ पर बेस्ट फिट लाइन बना देती हूँ, ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पर तो बेस्ट फिट लाइन बन गई, ओके। अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन होता जो कि एनोमलाई होती या फिर बहुत बड़ा होता और कैटेगरी उसकी सेम होती, यहाँ पर जाके उसकी कैटेगरी 0 आ जाती, ठीक है। कैटेगरी मान लो 0 आ जाती, बस तो 0 नहीं आएगी जितनी, क्योंकि इसमें होता है कि हाँ भाई अगर तुम ज्यादा घंटे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली है वो यहाँ पे यही रहेगा, ओके। मान लो, ठीक है, ये हमारी एक बेस्ट फिट लाइन, हमने जितना डेटा था उस हिसाब से हमने एक बेस्ट फिट लाइन को ड्रॉ कर दिया, ओके। ये तो आप बोलोगे भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो हमने कहीं यूज नहीं किया, ये ऑलरेडी लीनियर मॉडल है। आप एक लाइन बना रहे हो और देख रहे हो कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है यस है, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू है नो है, तो जस्ट एक लाइन बना दो। लेकिन 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 बी केयरफुल, अगर मेरा एक ऐसा आउटलायर यहाँ पर मैं देख लूं कि मेरे पास एक ऐसा आउटलायर आ गया मेरे मॉडल में, क्या आउटलायर आया जरा ध्यान से देखना। इन केस अगर मेरे मॉडल में ऐसा आउटलायर आ जाए कि मैं यहाँ पर बोलूं कि मैं 14 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा। तब अगर ये वाली लाइन के ऊपर मैं प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है, तो 14 घंटे का भी तो इधर होना चाहिए। अब देखो क्या ये लाइन के अंदर कवर हो रहा है। मेरी बेस्ट फिट लाइन ये कहती है कि वो ऐसी लाइन बने कि वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को मैच करके चलती है, ठीक है। डेटा पॉइंट्स जो एक्चुअल आ रहे हैं, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स यहीं पे होने चाहिए। और अगर कोई हमारे मशीन की डेटा है वो यहाँ पर, तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारे मॉडल में एरर कितनी। तो हमें लाइन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बेंड करके बनाना पड़ता है। ये बेंड करका, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ बेंडेड पॉइंट। बेंड करके हमने लाइन को फॉर्म किया। अब जब हम बेंड करके लाइन को फॉर्म करते हैं तो उसका इक्वेशन क्या बन जाती है, ठीक है। पहले जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन जब हम बेंड कर देते हैं तो लॉग का ग्राफ देखा, लॉगरिथमिक ग्राफ्स और ई वाला ग्राफ अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अब जो ये लाइन होती है ये हमें प्रोबेबिलिटी देती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये देती है कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं जो यस है वो ऊपर आएंगे, जो भी नो है वो नीचे आएंगे। मतलब ये ऐसे बेंड होगी ऐसे कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हमारे यस कैटेगरी में वो लाइन के ऊपर आएंगे, अदर देन वो लाइन के नीचे ही रह जाएंगे, ओके। इसको बोलते हैं हम सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, सिग्मॉइड फंक्शन हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लीनियर की तरह एक वैल्यू नहीं निकालता, वो प्रोबेबिलिटी काउंट करता है। प्रोबेबिलिटी हम काउंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो यस हो, कितनी प्रोबेबिलिटी है वो नो हो। तो यहाँ पर हमारी वाई इक्वेशन क्या हो जाती है, वाई की इक्वेशन हो जाती है 1/1 माइनस ई रेस टू पावर
इक्वेशन ऑफ लाइन, कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या प्राप्त हुई है, ये वाली इक्वेशन मेरे पास फॉर्म हुई है। इसी को कहते हैं सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन इज नथिंग, इट इज द इक्वेशन दैट हेल्प्स टू make a logistic regression, or when we have to bend that linear line so that the output can be classified into two categories, either yes or either no, we are using sigmoid function. okay, अब इसको एक जगह पे नोट करके रखते हैं, बिकॉज अगली आने वाली सारी की सारी डेफिनेशंस में हम इसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारा चैप्टर इसी पे है, और ये जो चैप्टर्स है ना एमएल के, ये सारे के सारे डेरिवेशंस के ऊपर है। y is equals to 1 upon 1 minus e raised to power mx plus c। आई होप इट इज क्लियर है ना। ये है मेरा सिग्मोइड फंक्शन, मैंने इसको सास में नोट करके यहाँ पर रख लिया है। ओके, अब देखते हैं आगे। आगे की कहानी राम कथा सुनाती हूँ। अगले पास हमने क्लासीफाई फंक्शन समझ लिया कि हम कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, हमने देख लिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे बना, तो हमने ये कवर कर चुके हैं यहाँ पर। अब उसके बाद आता है ऑड एंड लॉग ऑड्स। ठीक है, ऑड एंड लॉग ऑड्स, इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब मेरा सिग्मोइड फंक्शन क्या मैंने बोला है, सिग्मोइड फंक्शन हमें बताता है प्रोबेबिलिटी। सिग्मोइड फंक्शन प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो यस में आए या फिर वो नो में लाई करता है। दिस इज डिफाइंड बाय अवर सिग्मोइड फंक्शन। ओके, दिस इज डिफाइंड बाय अवर सिग्मोइड फंक्शन। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सिग्मोइड फंक्शन से प्रोबेबिलिटी निकाली। तो मैथमेटिक्स में जब भी प्रोबेबिलिटी होती है उसमें ऑड्स एंड लॉग ऑड्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी को क्या कोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर हमें सक्सेस नहीं मिली, टोटल प्रोबेबिलिटी से सक्सेस को माइनस कर देते हैं। आई होप इट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी p है तो ना अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, 1 माइनस p हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है अनसक्सेस नेचर की। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है ऑड एंड लॉग्स में हमने ये निकाल दिया, p वैल्यू हमने निकाल दी 1 माइनस p। ओके, अब हमने क्या करना है, हमने ऑड फंक्शन हमें ये बोलता है कि आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आउट अबव दी नॉन सक्सेस नेचर्स। मतलब कि अगर आपके पास सक्सेस होने की 4 कंडीशन है और नॉन सक्सेस होने की 5 कंडीशन है, 5 बार आप फेल हो रहे हैं, 4 बार आप सक्सेस हो रहे हो, 5 बार नो आ रहा है और यस आ रहा है 4 बार, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप सक्सेस ले रहे हो। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ ऑल द डेटा इज रिटन बाय 4/5। दिस इज कॉल्ड अवर ऑड, कि ऑड का वैल्यू होती है p/1 माइनस p। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑड, मीन्स what is the situation of getting success instead of a particular number of non success। okay, log odds क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 और 1 में रहती है। ओके, अब हमारे पास सक्सेस आ गए, मान लो मैं 15 बार 16 बार सक्सेस हो रही हूँ डाइस को रोल करके 6 नंबर लेने के लिए, और कुछ पर्टिकुलर 4 बार फेल हो रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर डिवाइड करूंगी तो मेरा ऑड क्या आ जाएगा, 4। दिस इज नॉट लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, और उस प्रोबेबिलिटी को 0 1 में लाई करने के लिए हम जस्ट इसका लॉग ले लेते हैं, लॉगरिदमिक ऑफ p/1 माइनस p की तरह पे हम इसको रख लेते हैं कि दिस इज अवर डेटा नाउ। ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिया ऑड्स एंड लॉग ऑड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं बाइनरी वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, अब ध्यान से समझते जाना चीजों को। आई होप ये पार्ट 1 में आधा चैप्टर कवर होगा, आधा चैप्टर यहाँ से हम जो है पाइथन की डेरिवेशंस वगैरह अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, टिल देन कीप कोऑपरेटिंग विद मी। बाइनरी वेरिएशन समझ लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये समझ आ गया कि जो मेरा डेटा है मशीन, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था इनकोडिंग से उसको समझ आएगा 0 और 1, या तो वो 0 समझेगा या 1। 1 मतलब सक्सेस है
और जीरो मतलब मैं फेल हो गई हूँ, मेरी मशीन को इतना ही पता है। तो कभी मैं अपने अगर प्रोबेबिलिटी निकाली, सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, प्रोबेबिलिटी निकालता है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपने ये पी निकालनी पड़ेगी और 1/1/p। क्या आपको कुछ याद आ रहा है इसका? इससे तो हमें ये पता लग रहा है ना कि कितना सक्सेस होने का रेट है आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर अनसक्सेस। हमें पूरा नहीं पता लग रहा ना प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर आपको याद हो बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली बाइनोमियल थ्योरम से बर्नौली थ्योरम आई थी। उसमें ये बोला जाता है कि अगर आपके पास डेटा जो है नंबर में दिया है तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। P इज इक्वल्स टू सक्सेस, 1 - p is failure in the question, and then n is number of time you have repeated the experiment, number of experiment you have done to take or to achieve that probability। हमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है वो लिखते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल देते थे, n c x p⁻x एंड 1 - p n - x। ठीक है, अब x समझो। वो बोलता है कि जितने हमने टोटल बार हमारे डाइस को थ्रो किया है उसमें से हमने कितनी बार 6 को काउंट किया है। x मतलब कितनी बार हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, रेट ऑफ सक्सेस, एंड n - 6 मतलब रेट ऑफ नॉन सक्सेस। अब ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शन मैंने ऑलरेडी बताया ये लाइन के कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालता है कि 0.8 आ गया तो ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो यस होगा, क्योंकि वो 1 के तकरीबन है। अब अगर डेटा है वो एग्जैक्टली 1 तो होगा नहीं, एग्जैक्टली 0 होगा नहीं, एग्जैक्टली 1 तो हम एक वैल्यू को दे सकते हैं ना, अगर 12 घंटे पड़ेगा तो 1 है, अगर 1 घंटे पड़ेगा तो वो 0 है। ठीक है, अब उसके बीच में जो 2 से लेके 11 तक बच्चा पढ़ रहा है वो तो भाई 1 और 0 के बीच में लाई करेगा ना। अगर वो बीच में लाई कर रहा है तो उसे प्रोबेबिलिटी के थ्रू हमें डिवाइड करना होगा और उसी हिसाब से हमें प्लॉट करना पड़ेगा। उसके लिए ही हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आई होप यहाँ पर आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होंगी अब तक। ठीक है, ये बर्नौलीज थ्योरम लिखिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड कॉस्ट फैक्टर, हमने क्या पढ़ा था, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है कितना इक्वेशन है कि कितना रेट ऑफ चांस है कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल में एरर है। लीनियर मॉडल में हमारा कॉस्ट फंक्शन होता था y = mx + c। अब इसका इक्वेशन क्या होगी, हमने ये मान लिया सिग्मोइड मतलब वो जो टर्न आती है लाइन में प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, उसकी इक्वेशन ये होती है 1/1 - e⁻mx + c। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी हमें एग्जैक्ट नहीं निकलती, जिसे हम निकालने के लिए बर्नौलीज थ्योरम की ये इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि टोटल मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बोलता है, कितनी लाइक्लीहुड है मशीन की कि वो सही प्रेडिक्ट कर रही है, कितनी लाइक्लीहुड है कि वो गलत प्रेडिक्ट कर रही है हमारा डेटा। ठीक है, उसको भी यहीं से हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, एमएलई को यहीं पे ड्राइव कर लेते हैं। अगर हमारे पास बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि p⁻x 1 - p n - x सिंगल पॉइंट के लिए, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1x की वैल्यू के लिए मुझे ये आउटपुट मिल रही है तो मेरे पास मल्टीपल x होंगे। मल्टीपल एक्स होंगे तो आई थिंक मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना प्रोबेबिलिटी, a × b × c × अगर हमने प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ी है, a × b × c करते थे टू गेट ऑल द प्रोबेबिलिटीज, a + b करते थे और फंक्शन लगाने a और b की प्रोबेबिलिटी किसी एक की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इतनी आती है तो मल्टीपल डिफरेंट स्कैटर प्लॉट पे पॉइंट होते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई हो जाएगी कि वो 0 1 के अंदर लाई ही नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, एमएलई बोलता है जो बर्नौली इक्वेशन हमें दे रही है वो गलत नहीं है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन में आप जिसका लॉग ले लो। हम क्या लेंगे, लॉग ऑफ px एट लॉग ऑफ 1 - p × n - x, एंड देन हम इसको समीशन ले लेंगे x = 0 से लेके नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हमारे पास होंगे। ठीक है, 2 मिनट वेट करना, मुझे कॉल आ रही है।
सॉरी, मेरे को कॉल थी और मैंने ना आपको एक चीज यहाँ पर बतानी भूल गई हूँ, वो बता देती हूँ। यहाँ तक हमारी चीजें बहुत सही चल रही थी कि बर्नौली ने हमें ये इक्वेशन दी थी कि पी रेस टू पावर एक्स इंटू वन माइनस है एन माइनस एक्स। अब ध्यान से समझना, ये मान लो ये हमारी वैल्यू है कॉस फंक्शन की। अगर मैं लॉग ऑफ कॉस लेती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग लेती हूँ तो ये मल्टीप्लाई में है ना, लॉग ए बी। अब लॉग ए बी को हम अगर सिंप्लीफाई करें, अगर हमारे पास लॉग ही मल्टीप्लिकेशन होते तो उसमें प्लस में लिख लेते हैं ना। अगर हम इसको प्लस में लिखना चाहूं तो ये मेरा ये हो जाएगा ना, लॉग ऑफ वन माइनस पी एन माइनस एक्स। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन एमएलई की मैक्सिमम लाइक्लीहुड इक्वेशन बन जाती है लॉग ऑफ पी एक्स प्लस लॉग ऑफ वन माइनस पी। अब ये हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए हो, मतलब एक डेटा पॉइंट वन टू थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, हर आउटपुट के लिए आएगी। तो यहाँ पर हम वाई आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट की है, मान लो एक सिंगल पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिल रही। अब एमएलई क्या कहता है, हमें पूरे के पूरे जो भी है, ये तो मेरा फंक्शन है, जो भी मेरा फंक्शन है जो ये बताता है कि सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी मॉडल की कि वो सही आउटपुट दे रहा है क्या है, सही डेटा देने की मॉडल की एक्यूरेसी स्कोर बताता है, एक्यूरेसी बताता है कि कितनी है। इस इक्वेशन के हिसाब से हमने कैसे किया, पहले सिग्मॉइड बनाया, सिग्मॉइड ये बताता है कि ये इक्वेशन है, इसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकलती है। उसके हिसाब से अगर मैं डेरिवेशन करती तो थोड़ी लंबी जाती, इसलिए मैंने आपको सिंपल बर्नौली के हिसाब से ऑड एंड लॉग से समझाने की कोशिश की है कैसे एमएलई हमारा डिराइव हुआ है। हमने मैमली को ड्राइव किया। अब कॉस फंक्शन क्या कहता है, कॉस्ट फंक्शन कहता है अगर एक कॉस्ट फंक्शन, अगर एक पॉइंट को निकालने में मशीन को एरर आ रही है तो मुझे ये बता दो कि टोटल मशीन में कितनी एरर है एन नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए। तो टोटल एरर कितनी हो जाती है, एक्स इज इक्वल टू वन टू एन। हम क्या करते हैं, समीशन ले लेंगे, सिंपल यहाँ पर पी एक्स प्लस वाई आई लॉग ऑफ वन माइनस पी एन माइनस एक्स की, ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन को समीशन कर दिया कि ये अब मेरा कॉस्ट फंक्शन है। अब मेमएल मॉडल इंटरनली लॉगरिथम लीनियर में तो हमें सिंपल प्रेडिक्ट करने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करना पड़ रहा था, लेकिन इन लॉजिस्टिक इक्वेशन क्लासीफाई करने के लिए टोटल मेरी मशीन किस फंक्शन से निकाल रही है, वो इस फंक्शन से मेरे को डेटा दे रही है, लॉग ऑफ पी एक्स प्लस वाई वन लॉग ऑफ वन माइनस पी एंड देन एन माइनस एक्स। ये मेरी होती है मैक्सिमम लाइक्लीहुड इक्वेशन। उसके बाद बात समझते हैं हम ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं ग्रेडियंट की तरफ, ठीक है। ग्रेडियंट हमारे पास कैसे आया, क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ग्रेडियंट रीसेट ऑप्टिमाइजेशन। उसकी ऑप्टिमाइजेशन चीजें आपस में लिंक है, अगर आप समझ लेते हो तो। ओके, लॉग लॉस फंक्शन भी हम समझेंगे, ग्रेडियंट डिस्टेंस ऑप्टिमाइजेशन भी समझेंगे, एवेल्युएशन प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तक हम सारा लिंक है, ठीक है। यहाँ तक सारा का सारा मैं समझाने जा रही हूँ, वो सारा एक दूसरे के साथ लिंक होगा। उसके बाद ये सब है, ये इसमें समझाता है कि हम पाइथन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। थ्योरी यहीं पे रहेगी, थ्योरी सारी यहीं पे खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो भी होगा वो हम पाइथन में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे यूज करेंगे, दैट इज अवर आंसर। ओके, लेट्स डू अवर टास्क। ओके, ध्यान से देखो ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है। ग्रेडियंट डिसेंट कहाँ से आया, ग्रेडियंट डिसेंट बोलता है अगर मेरी एरर मेरे एक मॉडल में इतनी है तो मुझे वही मॉडल लेना है जिसमें एरर कम हो। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मॉडल में एरर कम हो जाए, तो मैंने सोचा अगर मेरा सिग्मॉइड फंक्शन प्रोबेबिलिटी देता है और उसकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है वन माइनस ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस पी, कॉन्स्टेंट लाइन ऑफ इक्वेशन। तो अगर इस पे डिपेंड करती है, अगर मैं इसका लॉग लेती तब भी मेरे पास वही आता वन माइनस पी। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं, इसके लॉगरिथम लेके डेरिवेशन लगाते तो मुझे और लॉग की इक्वेशन मिलती, जो मैंने आपको सिंपल याद करने को बोल दिया है, क्योंकि डेरिवेशंस आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट इम्पोर्टेंट इज इन मशीन लर्निंग एज हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके,
अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या कहता है कि जो आप ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू को ऐसे सेट करो ना, एक्स की वैल्यू अगर सेट होगी तभी मेरा आउटपुट आएगा ना। एक्स की वैल्यू ऐसे सेट करो कि मेरी मशीन को एक्स ट्रेन करने के लिए दे रहे हैं, ऐसा वैल्यू से ट्रेन करो कि मेरी मशीन में बहुत बहुत कम कम एरर आए। मेरी मशीन में, मेरे मशीन में एरर कम करना, आप कुछ ऐसा कुछ दो जिससे मेरी मशीन में एरर रिड्यूस मैं कर पाऊँ, ठीक है। ओके, वो बोला हो जाएगा, मैं आपको एरर रिड्यूस करके दे दूंगा, बट वो बोला हाउ, आप कैसे करोगे। तो ग्रेडियंट डिसेंट नाम का एक फॉर्मूला में उनको पता लगा मैथमेटिशियन को। वो क्या कहता है कि वो ये बोलता है कि आपके पास जो जितनी भी एरर होती है वो ऐसे बेल शेप कर्व में आती है, ठीक है। मान लो आपके मॉडल की अभी जो एरर है वो यहाँ पर लाई करती है, ठीक है। ओके, अब आपको इसको कम करना है। कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ के नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तभी हमें लेस एरर मिलेगी। यहाँ हाई एरर है, यहाँ पर लेस एरर है, हमें एरर को लेस करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू को चेंज करना। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एक्स की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब एक्स की वैल्यू चेंज कैसे होगी, एक्स की वैल्यू तभी चेंज होगी जब हम इन द डेप्थ और स्मॉलेस्ट पॉइंट से यूज करेंगे। और स्मॉलेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत अच्छी चीज है। जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ये टी टोटल एरर मैंने निकाली है इसकी डेरिवेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू माई दिस एम स्लोप। विद माई स्लोप मैं डेरिवेशन निकालूंगी और मैं इसकी एक्यूरेसी कॉस्ट फैक्टर को निकालती हूँ। ग्रेडियंट डिसेंट ये बताता है कि कैसे हम अपनी मॉडल की एरर को कम करें कि वो एक्यूरेट आंसर हमें दे। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमारे पास था मिनिमाइजिंग द लॉग लॉस फंक्शन। ओके, ये हम कैसे करते हैं, लॉग लॉस फंक्शन को कैसे मिनिमाइज करते हैं। अब देखो मेरे पास ये हमारा एक फंक्शन था, ये हमारी एक ऑप्शन थी जो हमें लॉग लॉस के लिए यूज करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है लॉगरिथम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए। ये हमने इक्वेशन जब यूज की थी, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। ओके, अब ये इक्वेशन क्या बताती है, ये हमें बताती है मॉडल की एक्यूरेसी। कॉस्ट फैक्टर क्या बताता है, या तो मॉडल अच्छा है या मॉडल बेकार जा रहा है। अगर तो वो ज्यादा होगा तो मॉडल अच्छा है, अगर तो वो कम है तो मॉडल बेकार है। अब ये टी जो है ये हमें बताती है मॉडल कितना अच्छा है। मान लो अगले इसने मेरे को बता दिया कि मॉडल की एक्यूरेसी 0.85 है, तो बचे हुआ परसेंट ये बताता है कि मेरा मॉडल इनसफिशियंट था, मेरा मॉडल खराब था। मतलब उसने मेरे को बता दिया कि मेरा मॉडल जो था वो खराब था। अब ये बता रहा है कितने परसेंट हमारा खराब है, तो हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ अपनी इस वैल्यू का ले लेते हैं। किसका, इसका ले लेते हैं, जो भी इक्वेशन थी इसको हम ये ले लेंगे। ये हमने एक इक्वेशन जब डिराइव करते हैं तो हमें लॉग लॉस फंक्शन में हमें लॉस फंक्शन मिलता है कि कितना हमारे मॉडल ने लॉस कर दिया डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसको याद कर लेना, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब देखो मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ये जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन ये बोलता है कि जब आपने पहले आपने डिटेल किया था तब आपने एक एक्स ली थी एक वाई ली थी, उस हिसाब से डेटा को प्रिडिक्ट कर लिया था, उस हिसाब से डेटा को प्रिडिक्ट कर दिया था। 1 - 1 - ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पर एक एक्स थी, लीनियर मॉडल में भी जैसे हमारा एक्स बढ़ रहा था, M x1 प्लस M2x2 प्लस सी करते थे ना जब हमने मल्टी लीनियर इक्वेशन बनाई थी। अब मल्टी लॉजिस्टिक बनानी है, कुछ नहीं करना, इसकी सिग्मॉइड फंक्शन हमारा क्या चेंज हो जाता है, सिग्मॉइड फंक्शन में ये आ जाता है M1 x1 प्लस M2 x2 एंड प्लस सी। इसी को कहते हैं मल्टीवेरिएट व्हेन यू हैव मल्टीपल एक्स एंड उस मल्टीपल एक्स के हिसाब से आपको वाई प्रेडिक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एग्जाम्पल दूं तो एक रियल वर्ड एग्जाम्पल समझना। क्या क्या एम्प्लॉय कंपनी छोड़ेगा, कंपनी कंपनी छोड़ेगा। अब इस कंपनी को छोड़ने की क्या क्या कंडीशन, या तो उसकी सैलरी कम होगी,
या तो उसका वर्क कल्चर या वर्क बैलेंस कम होगा, या फिर उसकी लोकेशन उसे पसंद नहीं है। तो मल्टीपल वैल्यू से हमारा आंसर यस हो सकता है या नो हो सकता है। या तो वो नौकरी छोड़ेगा या फिर वो नौकरी नहीं छोड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से डिवाइड किया है। ओके। वही टेलीकॉम चॉन चर्न एग्जांपल, चर्न मतलब होता है, चर्न होता है तुम्हारा आंसर यस और नो। यस और नो इसे बोलते हैं चर्न। और हम कैसे करते हैं, एक मिनट मेरे को कॉल आ रही है, वेट करना। हेलो। सॉरी फॉर द डिले, मेरे को थोड़ा सा कॉल आया, मैं अभी 2 मिनट में जस्ट कनेक्ट होती हूँ, ठीक है। सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा मेरे को ऑफिस वर्क था तो उसी के रिगार्डिंग मुझे सबमिट करनी थी फाइल, वो मैंने कर दिया। उसके बाद हमें कहाँ थे, मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ रहे थे कि कैसे मल्टीपल वेरिएंट से हमारा डेटा अफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम इसमें सारा बनाएंगे कि एमएल में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे करते हैं, फीचर एलिमिनेशन कैसे करते हैं, आरईएफ करते हैं। तो हम यहाँ तक आज पढ़ लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो हमारी सारी की सारी डेरिवेशन थी कि लॉ फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होते हैं। अब जरा ध्यान देते हैं अगले में। अब हमारा मल्टीवेरियस लॉगरिथम हमने यहाँ पर शुरू किया। अब हमारे पास जब भी डेटा मिलेगा, डेटा को पहले तो क्लीन ही करना पड़ता है, सबसे पहला टास्क ये है। फिर उसका हीट मैप देखना पड़ता है, अगर हीट मैप में जिसका कोरिलेशन ज्यादा आ रहा है उस पे लीनियर मॉडल लगा दो। अगर आपको पता लग रहा है कि किसी दो फैक्टर से हमें ये पता लग रहा है कि आंसर या तो यस है या तो हमारा आंसर नो है, तो हम उस पे क्या लगाते थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते थे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्किट लर्न से स्किट लर्न जो 5 लाइब्रेरी होती है उसमें से लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशन जो है मेथड को कॉल कर देंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन वो मेथड। और मैंने पिछली वीडियो में आपको एक लाइब्रेरी बताई थी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से हम अपने मॉडल को डिवाइड कर देंगे, कितना मॉडल ट्रेन करने में यूज होगा, कितना मेरा उसको टेस्ट करने में डेटा यूज होगा। तो मैंने बोल दिया कि जो मेरे 100 रोज है, 100 में से 80 रोज को तो मॉडल को ट्रेन करने के रखो, 20 जो है वो तुम टेस्ट करने के लिए रख दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या कर दूंगी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ट्रेन ट्रेन टेस्ट जो है वो मेरे को यहाँ से मिल जाएगी। एंड देन जो मेरी मॉडल जो होगा जिसको मैं इज इक्वल टू इसके रखूंगी, उसमें लिख दूंगी फिट एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। वाई ट्रेन कर दूंगी और मेरा मॉडल ट्रेन हो गया इस डेटा पे कि उसने ये सीख लिया इस मैथमेटिकल इक्वेशन को अंदर से लगा के कि कैसे हमारी वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। देन वी आर गोइंग मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके हम एक्स टेस्ट यहाँ पर दे देते हैं जो, और हम देखते हैं कि वाई की वैल्यू उसने प्रिडिक्टेड कितनी दी है। और एक्चुअल कितनी थी, वाई की वैल्यू ये थी, और वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई ट्रेन से हम अपने मॉडल की एरर को देख लेते। एरर को देखने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी होती है एक्यूरेसी स्कोर। हम एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन नाम का यूज करते हैं, जिसको एक्यूरेसी स्कोर में हम ये वाला पैरामीटर पास करते हैं तो वो मॉडल की एक्यूरेसी बता देता है। जितनी एक्यूरेसी ज्यादा उतना अच्छा हमारा मॉडल को देता है। तो ये सारा पाइथन का काम है जो हम प्रैक्टिकल में करेंगे कि डेटा को क्लीन करना है, प्रोसेस करना है, अपना मॉडल बनाना है। अब फीचर एलिमिनेशन है जब हमें मल्टी मॉडल लगाना है तो हम उसमें फीचर कैसे, x1 x2 x3 कैसे डिसाइड करेंगे जो मेरा y बताएगा। अब x1 x2 x3 है, उसको हम या तो मैन्युअली फीचर एलिमिनेशन कर सकते हैं कि कौन से x से y प्रोडिक्ट हो सकता है। अब मेरे कस्टमर नौकरी छोड़ेगा, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए क्या क्या है, मैं सारे के सारे डेटा के कॉलम्स को मैन्युअली देखूंगी और डिसाइड करूंगी किस कॉलम से मेरी आउटपुट निकल रही। यहाँ तो फर्स्ट वैल्यू ये था, नहीं तो पिछली वीडियो मैंने सिखाया था आरईएफ। आरईएफ क्या करता है, आरईएफ खुद हमारे 100 कॉलम में से डिसाइड करेगा किन 3 कॉलम से मेरे जो वाई है वो इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है, ये टाइम लेता है ये चेक करने के लिए कौन से 3 कॉलम है जो मेरे वाई को डिपेंड कर रहे हैं, वाई को चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास आरईएफ होता है, इसमें हम आरईएफ कॉल करते हैं, उसमें मॉडल दे देते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ फीचर 2 लिख देते हैं। एंड देन हम सीधा बोलेंगे REF.ट्रेन, किस पे ट्रेन करना है, जो वहां पर हमारे एक्स एंड वाई की वैल्यू होगी, एंड देन उसे टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ पर हमारा फीचर एक्सट्रैक्शन मैंने सारा आपको बता दिया है। ओके।
अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, वाई वी आर यूजिंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स इन अवर डेटा। कंफ्यूजन मैट्रिक क्या कहता है, क्यों यूज करते हैं, ध्यान से देखना। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों यूज हुआ, जब हमारा लीनियर मॉडल था तो हम R2 स्कोर करते थे, मीन एरर, मीन एवरेज एरर यूज करते थे, मीन एरर करते थे, ये सब पैरामीटर से हम अपने मॉडल की जो थी एरर को डिटरमाइन कर देते थे कि मेरा मॉडल अच्छा है कि नहीं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैंने आपको एक और लाइब्रेरी बताई, जो लाइब्रेरी होती है एक्यूरेसी स्कोर। मैंने बोला कि एक्यूरेसी स्कोर से जज कर लो कि आपका मॉडल सही है या आपका मॉडल एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी चार चीजें। ओके। उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर मुझे मिल गया, लेकिन एक्यूरेसी स्कोर सही नहीं होता कि मॉडल को हम चेक कर ले कि वो सही है कि नहीं, यस और नो। तो देखना होता है, कई बार क्या मॉडल करता है, अनबायस्ड हो जाता है। अनबायस्ड मतलब ये होता है, कई बार वो जो ट्रू होता है ना, जो डेटा सही में मेरा ट्रू होना था उसको फॉल्स मान लेता है कैलकुलेशन में, और जो सही में फॉल्स नेगेटिव वैल्यू थी उसको हम ट्रू बदल देता है। ठीक है, गलती आ जाती है मॉडल में तो वो ऑपोजिट नेचर शो कर देता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, जो हमने मॉडल मॉडल होता प्रेडिक्ट किया है उसमें बोल देता है ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड, सॉरी, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। अब मैं एक बार समझाऊंगी आपको, ट्रू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड फास्ट फॉल्स नेगेटिव। मैं ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू पॉजिटिव मतलब वो डेटा जो मॉडल ने सही में जज किया है कि ये एक्यूरेट है, वो डेटा जो सही में ट्रू था लेकिन मॉडल ने उसे फॉल्स बना दिया, इसको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव। जो ट्रू था लेकिन उसने फॉल्स बना दिया। फॉल्स पॉजिटिव ये होता है जो सही में ट्रू था लेकिन मॉडल ने उसे फॉल्स बना दिया है। जो सही में नेगेटिव था लेकिन मॉडल ने उसे फॉल्स बना दिया है। ठीक है, मतलब सही में उसने इसको फॉल्स माना है कि हाँ ये गलत है। गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये मॉडल को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गलत को सही बोल रहा है, सही को वो गलत बनाए जा रहा है। एक मिनट। ठीक है, तो हमें ये हमारा पूरा ही करना चाहिए, रुक जाओ। ओके, हो गया। अब देखो, इसमें से हमारे पास, अब मॉडल के पास ट्रू पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। इसी से हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को जज करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिकेशन इन पाइथन। आरओसी कर्व क्या होती है, ये सब हम अभी इसी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि ये चीजें क्या होती है, और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही डिवाइड हुई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ये कहती है कि हाउ मच मॉडल हैव डिसाइडेड द पॉजिटिव वैल्यू। मतलब जितनी मेरे पास यस थी, जितनी नो थी, मेरा मॉडल कितनी यस को एक्यूरेटली पकड़ पाया है। एक्यूरेटली वो कितनी यस को पकड़ पाया है कि हाँ भाई, जो सच था वो सच बोल रहा है। वो सच बोल रहा है कि जो जितना तुम्हारा मतलब टोटल सच में से वो कितना सच पकड़ पाया है। तो टोटल सच क्या है, टोटल सच था ट्रू पॉजिटिव। और टोटल क्या है, टोटल सच मतलब जो उसने पकड़ा है, जो मेरा मॉडल बोल रहा है, मॉडल बोला कि मेरे को इतना सच मिला है, लेकिन एक्चुअली में सच कितना था, एक्चुअली में सच था ये। ठीक है, टू पॉजिटिव मतलब जो मॉडल मेरे सच को सच बोल रहा है, लेकिन वो डेटा जो मेरा सच था लेकिन मॉडल ने उसे झूठ बोल दिया। जो के कोर्ट केस आप अगर करते, कोर्ट में साबित हो गया है कि ये गुनाहगार है, मर्डरर है, लेकिन वो एक्चुअल में इनोसेंट पर्सन था, है तो वो इनोसेंट ही ना, टोटल में आएगा इनोसेंट। अब मॉडल ने उसे झूठा बना दिया या वकील ने उसे जेल भेज दी, इसका मतलब ये थोड़ी सेपरेट हो सकता है कि भाई वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल तो नहीं है ना वो बंदा। सेंसिटिविटी बोलती है कितना मॉडल हमारा सच बोल पाया है। और स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन हमारी ये बोलती है कि कितना मॉडल ने झूठ बोला है, कितना मॉडल ने झूठ बोला है, झूठ कितना बोल दिया भाई, मॉडल कितना झूठ बोल चुका है मेरे साथ। वो होता है ट्रू नेगेटिव, मतलब एक्चुअली में कितना उसने झूठ पकड़ा है, कितना उसने झूठ पकड़ा है, मतलब नो कैटेगरी को वो कितना पकड़ पाया है, और टोटल नो कितनी थी।
टोटल नो कितनी थी वो देखना है। आई थिंक इसमें हम बोल देते हैं फॉल्स नेगेटिव। ओके, आई होप इसको कभी कभार चेक कर लेना, मैं जरा कंफ्यूज हो रही हूँ अब इसलिए कर ही लेते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये देखो ट्रू पॉजिटिव है, ये देखो स्पेसिफिकेशन मतलब कि द मीन्स दैट द प्रोपोर्शन एक्चुअली नेगेटिव, नेगेटिव कितने पकड़े हैं, टू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। जस्ट इतना रखो ना, जो ऊपर तुम डेटा रख रहे हो उसका सिंबल दोनों का चेंज चेंज कर दो। ये नेगेटिव था पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव था जो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए पक्का। ये देखो सिंबल ही चेंज करने हैं, ठीक है। अब देखो आरओसी कर्व क्या होती है, आरओसी कर्व का भी आपको समझा देती हूँ। आरओसी कर्व कहती है कि जो आपने ये स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन जो भी आपने सेंसिटिविटी स्पेसिफिक एक्यूरेसी कंफ्यूजन मैटर किया ना, उसको एक ग्राफ की तरह आप सॉल्व कर सकते हो। भाई ये सब कुछ मेरे को कैलकुलेट ही ना करना पड़े, मैनुअली कैलकुलेट करना पड़े, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकलेगा। ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव जो भी निकलेगी वो वैल्यूज हमारे पास निकलेगी, उसको हम डिवाइड कर करके या फिर कुछ कैलकुलेशन से निकालें। इससे अच्छा है ना एक ग्राफ बन जाए, अब उस ग्राफ से आप डिसाइड कर लो। तो इसके लिए हम आरओसी लाइब्रेरी यूज करते हैं। आरओसी हमें डिफाइन कर देता है फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब मॉडल ने कितना फॉल्स पकड़ा है, कितना है मतलब ट्रू पॉजिटिव रेट। पॉजिटिव रेट मतलब, पॉजिटिव मतलब उसने कितने गलत को मतलब जो झूठ था, कितने झूठ को सच बना दिया है, कितने सच को, ट्रू पॉजिटिव कितने सच को वो एक्चुअली में सच बोल पाया है। हमें ऐसा मॉडल चाहिए जिसका सच ज्यादा हो, झूठ जो है वो कम बोले कि भाई तुमने झूठ को सच बना दिया। हमें सही में सच को सच रखना है, झूठ को सच नहीं बनाना है। तो इसको मैं ये फॉर्मूलेस को यूज करके एक हमारी कर्व बना देता आरओसी में। अब ये कर्व जितनी इस एक्सिस के या फिर लेफ्ट वाले डंडे के पास होगी वो उतना मॉडल अच्छा होगा, और जितना ये यहाँ से शिफ्ट होती रहेगी, मतलब मान लो ये ऐसे बन गए तो वो उतना मॉडल गलत होगा। तो मतलब हमेशा शेप जो है आरओसी कर्व की ऐसे रहनी चाहिए। अगर आपका मॉडल जो है सही प्रिडिक्ट करा, अगर आपने चेंज कर दिया कि आपके मॉडल ने ग्राफ बनाया जिसकी शेप ऐसी नहीं है, आपका मॉडल सही प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, वहां पर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ ग्राफ हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉडल टू टारगेट द ट्रूथ वैल्यू। एरिया अंडर द कर्व निकालो, आपको उसका ट्रू प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, कितना मॉडल ने सही में प्रिडिक्ट किया है। आरओसी कर्व मैंने समझा दिया। उसके बाद आरओसी के पास थ्रेशोल्ड क्या होती है, थ्रेशोल्ड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कितनी थ्रेशोल्ड हम रख सकते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब होती है कि अगर आपको यस और नो रखना है कि हमारा वैल्यू डेटा यस है और नो, कितने मार्जिन पे हम सोचे कि किसके ऊपर यस होगी किसके नीचे नो होगी, उसको थ्रेशोल्ड। अगर मैं थ्रेशोल्ड बहुत कम रख दूं तो मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो यस में आएगा, नो में आएगा ही नहीं। तो हमें थ्रेशोल्ड को एक अच्छी वैल्यू यूज करनी पड़ी, जैसे हमने यहाँ पर 6 रखी थी ना कि 6 के ऊपर यस है, 6 के ऊपर यस है, 6 के नीचे नो आ रही है, तो थ्रेशोल्ड को हमें वहां पर डिसाइड करना होता है। ओके, उसके बाद प्रिसीजन आ जाती है, रिकॉल आ जाती है। प्रिसीजन एंड रिकॉल F1 स्कोर के लिए होता है। F1 स्कोर एक अपने आप में लाइब्रेरी होती है एमएल में, वो भी बताती है कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है। प्रिसीजन मतलब वही कि आपके मॉडल ने कितना एक्यूरेटली डेटा को चेक किया है, कि उसने ट्रू कितना अच्छे से दिया है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, जितना उसने पॉजिटिव रेट में आंसर दिया है उसी को हम प्रिसीजन बोलते हैं। और उसी के ऑपोजिट होता है रिकॉल, कि जितना डेटा हमारा एक्चुअली में पॉजिटिव आना था, ये है टोटल पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव पोजीशन, पॉजिटिव जो भी डेटा हमारा था जो आना चाहिए था उसमें से कितना वो पॉजिटिव पकड़ पाया है उसको हम बोलते हैं रिकॉल। और पॉजिटिव इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दें तो वो बन जाता है हमारा फीचर 1, F1 स्कोर, मॉडल की एक्यूरेसी का स्कोर बन जाता है। मैथमेटिक्स है, आपको मैथमेटिक्स रट के नहीं जानी, आपको बस
इसका मतलब समझ होना चाहिए, वहां जाना है पेपर में, इसका मतलब वहां पर बता देना। कंफ्यूजन मैट्रिक में ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव होता है। प्रोसीजन क्या होती है, रिकॉल क्या होता है, आरओसी कर्व क्या होती है, कैसे काम करता है, ये सब आपको बता देना है वहां पर। मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो मैं तो 25 नंबर भी दे दूंगी। अदरवाइज आपका डिसीजन है, आपने कहाँ कितना पढ़ा है। अगर नहीं पर समझ आए, बहुत सारे सोर्सेज है, जाके पढ़ सकते हो या वीडियो रिवॉच कर सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, मीटिंग यू इन अनदर वीडियो डिस्कसिंग नेव बायस थ्योरम, मशीन लर्निंग का अगला थ्योरम नेव बायस थ्योरम। ओके बाय।